मन का विश्वास कमजोर होना। આરતી થાય, આરતી ગાતું થી પેલો વાગે કરતું ગાતું થી તે એટલે પેલું ખાલી એનું એટલે શરૂ કરી ટીકો રાખ્યો તે ટીકો गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका वेलकम है, और जो लोग अभी नहीं आए हैं उनको प्लीज कॉल कर लीजिए ताकि ये सेशन में वो भी बेनिफिट दे सकें। और आज हमारे बीच नए साथी हैं जो हमें आज के इस ट्रेनिंग सेशन को लेंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज सेन को थोड़ा इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ। पंकज सेन सर अगर हैं तो हैंड रेज करें सर, किस नाम से हैं, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। डॉक्टर पंकज सेन, थैंक यू सर। એને તો વિચારી દે તો નહીં ચાલે લે મુવા લે જાય કોણ મુવા કોણ જાય। तो आज हमारे बीच डॉक्टर पंकज सेन सर हमें आज ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। तो डॉक्टर पंकज सेन सर आपका मोस्ट वेलकम है, और आप आए और जो भी आपने नॉलेज हम लोगों को देनी है स्टार्ट करें। वेलकम पंकज सेन सर। थैंक यू। सुप्रभात सबको। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, तो हम सुबह सुबह सब इसके आधार पर खुशी मनाते हैं और स्वास्थ्य को भी ख्याल रखते हैं। तो सबको इस दिन को मनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। सिर्फ नॉट ओनली आज का दिन, पूरी जिंदगी भर ऐसे दिन को मनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, है ना। तो चलिए नियर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। काफी दिनों के बाद फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ, आप लोगों से मिलने में भी बहुत मजा आता है सुबह सुबह बात रखने का। तो आज मुझे मौका मिला कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम में बहुत सारी डिसऑर्डर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो इसके आधार पर एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे जिंदगी में आते हैं, तो उसको लेके आज बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो अंत जो पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मेरी आवाज नियर सर क्लियर है? परफेक्ट आ रही सर, कैरी ऑन कीजिए। ओके ओके। तो आज बात करने वाला है मेरा वॉइस थोड़ा सा क्रैक है, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। कुछ क्लाइमेट के वजह, तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा सही तरीके से बताने का। तो आज हम बात करने वाले पाइल्स के बारे में, क्योंकि पाइल्स हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक अंत पार्ट में होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन हम कहते हैं, उसका एक पार्ट में एनस जो पार्ट होता है, रेक्टम जो पार्ट होता है, उस पार्ट में ऐसा प्रॉब्लम्स हमको अक्सर दिखाई देते हैं, परेशान भी हो जाते हैं बहुत सारे इंसान।
तो उसको लेके हम बात करने वाला है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसका उपचार कैसे करे ताकि हमको आराम मिल जाए और वो ऐसा प्रॉब्लम को हील भी हो जाए। राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं एक पीपीटी के साथ आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम को शेयर करने वाले हैं। स्क्रीन विजुअल है नियर सर? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आ रही सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज चर्चा करेंगे व्हाट इज पाइल्स। पाइल्स क्या है? हम बात तो सुने हैं, ये टर्म्स तो हम सुने हैं, तो पाइल्स होता क्या है कि अक्सर मेल हो फीमेल हो बुजुर्ग हो कोई भी एज में हो तो वही प्रॉब्लम फेस करते आ रहा है। आज की तारीख में हमारा जो सेडेंटरी लाइफ है बन चुके हैं, इस लाइफ में तो और भी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली पाइल्स और कुछ नहीं है, ये हेमोरॉइड्स जो हमारा अंग्रेजी टर्म्स है, लैटिन टर्म्स है, इसके साथ ही हम जूझते हैं। जो रेक्टम में जो वेन होता है एनस में, वो स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, स्वेलिंग सूजा हुआ होता है लोअर रेक्टम के पोर्शन में। तो उसमें लाइक अ वेरिकोज वेन, अगर जैसे कि आप देखेंगे पैरों के पीछे भी हमारा वेन सूज जाता है, उस प्रकार से तो एनस का भी लोअर रेक्टम में भी हमारा वेन सूज जाता है, इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन वापस नहीं जा सकता, कॉन्टेनिंग एनलार्ज ब्लड वेसल्स। इस जो पोजीशन सिचुएशन होता है, इसी को हम पाइल्स या हेमोरॉइड कहते हैं। लेकिन इसका असर इतना खतरनाक क्यों होता है? तो इसके लिए इसका भी कोई ग्रेड भी होते, कोई पड़ाव होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा तकलीफ अलग अलग प्रकार का होता है। Piles are often called hemorrhoids. They usually occurs inside. हमें नॉर्मली दिखा जाता है कि पाइल्स हमारा रेक्टम के अंदर ही इसको पाया जाता है, मतलब बाहर साइड में कम दिखाई देता है, लेकिन अंदर के साइड जो होते हैं उसमें ज्यादातर दिखाई जाता है। अराउंड द एनल कैनल, जो हमारा कैनल होता है, जो रास्ता पैसेज होता है, उस पैसेज में ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। और वास्कुलर स्पेसेस जो कुशन की तरह तैयार होता है, सोइलिंग लाइक ए कुशन फ्लेश। अगर जो कोलोनोस्कोपी के माध्यम से अगर आप देखें दिखा जाता है, तो इस स्लाइड को अगर हम बड़ा करके दे, ये आप देख सकते, ये हो गया आपका हेमोरॉइड, जैसे कि कुशन की तरह डेवलप हो गया। ये एक वेन, सूजा हुआ वेन है। तो above anal canal and permit gas passages without proceeding stools. तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट के जो डेप्थ के हिसाब से हमारा प्रॉब्लम को आगे हम देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया का अगर हिसाब करें, आंकड़ा देखे, मोस्ट प्रिविलेंट केसेस मिडिल एंड ओल्ड एज केस में ही देखा जाता है। हालांकि आज की तारीख में बच्चों में भी देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पाइल्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है, 20 साल की उम्र में भी 18 साल में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार मिडिल एंड ओल्ड एज में मैक्सिमम तक देखा जाता है। लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा है, 27.9% ग्लोबल पॉपुलेशन में। और इंडिया की बात बोलूं तो ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, 11% एंड ऑनवर्ड्स। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक माय डियर फ्रेंड। तो इस आंकड़ा के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमको अभी सोचने का टाइम आ गया कि हम हमारा लाइफ स्टाइल को किस प्रकार से लेके जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि टाइप के ऊपर हमारा प्रॉब्लम, हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तकलीफें फेस करते हैं, उसके हिसाब से बनता है। देखिए
मैंने अभी क्या बताया, ज्यादातर अंदर की तरफ ही दिखाई देते, तो ये इंटरनल जो अगर अंदर की तरफ रहते जब तक ये जो स्पिंक्टर है, ये पार्ट है स्पिंक्टर जो बंद रहते, जब हम टॉयलेट करते तो ये खुल जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, प्रेशर की तरफ सिग्नल की तरफ ये खुलते हैं, और वरना तो ये बंद हो जाता है। तो ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर के हिस्से तक ये हमारा रेक्टम की पूरे पोर्शन है, आप देख सकते हैं। इस जो बॉडी है, इस बॉडी में ही ये देखिए आप थोड़ा सा वायलेट, थोड़ा सा डार्किश कलर के बन चुके हैं। ये अपना वेन, सुजा हुआ वेन है, यही है हमारा हेमोरॉइड्स या पाइल्स हम कहते हैं, जिसको जो इंटरनल हेमोरॉइड्स के रूप से अब बने हैं। अगर यही चीज, यही जो सुजा हुआ वेन अगर बाहर की तरफ दिखाई देते होते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स हेमोरॉइड कह सकते हैं, कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि प्रोलैप्स होते हैं, जैसे कि तैयार तो हुआ अंदर में, लेकिन बाहर की तरफ बाहर निकल के आया। यहाँ से आप देखें, ये बाहर की तरफ बाहर निकल के आया, ये हो गया प्रोलैप्स। प्रोलैप्स दैट मीन्स ऊपर से नीचे गिर रहा है, प्रोलैप्सिंग मतलब नीचे की तरह आ रहा है। इसीलिए इसको प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स कहते हैं। और दूसरी जो और एक फंडा टाइप्स है, वो है थ्रोम्बोस्ट हेमोरॉइड्स, यानी कि जिस लोकल एरिया में ऐसे थ्रोम्बोसिस, जैसे एक आप आसान तरीके से आप देखेंगे तो आज आप लोगों को लगेगा कि घाव जैसे हो गया, तो मतलब उसके आस पड़ोस में जितने सारी लोकल वेन्स है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, और वो थ्रोम्बोटिक फिगर ले लेते हैं। इसीलिए इसको थ्रोम्बोसिस हेमोरॉइड्स कहते हैं। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, लोकल टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये चार प्रकार के, चार टाइप का पाइल्स हमको दिखने को मिलते हैं, और चार टाइप के पाइल्स में अलग मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से हमारी तकलीफें अलग अलग प्रकार का होता है। और ग्रेड भी हमारा डिफरेंट टाइप के ग्रेड होता है। हर हेमोरॉइड का एक ही जैसे ग्रेड नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए बॉडी में ये यहाँ पे जो एपिथेलियल जो लेयर है, इस लेयर पे जस्ट सूजन है, जस्ट सूजन सिर्फ बाहर की तरफ उभर के आया है। ये ग्रेड 1 की तरफ है। अगर इसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है और सूजन ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लोकल एरिया को और कैप्चर कर रहा है, ये सेकेंड ग्रेड का हो गया। और जो आप देखे इस प्रकार का, इस साइड में आप देख सकते इस एरिया को, ये हो गया आपका थर्ड हेमोरॉइड, जिसमें आपको लोकल एरिया और भी कैप्चर कर लेते हैं, और इसका सूजा हुआ पार्ट भी बढ़ते आ रहा है। मतलब जो वेन जो कैप्चर्ड हो गया, तो उस वेन का जो एरिया है वो दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है। तो उस प्रकार से उसका ग्रेड को निर्धारण किया जाता है। और ये चौथा ग्रेड को आप देख सकते हैं, इतना बड़ा हो चुका है एक एक हेमोरॉइड्स का हिस्सा। ऐसा लगता है कि कोई अंगूर का थैली लटक रहा है। तो इस प्रकार के होता है हेमोरॉइड्स। अगर हमने कोलोनोस्कोपी के तरफ से देखे तो इस प्रकार ही देखने को मिलता है। और जब यहाँ से टॉयलेट के रास्ता से ही तो ये बनता है। जब टॉयलेट हम करते हैं तो जब टॉयलेट निकालते हैं, इसके साथ फ्रिक्शन होता है, संघर्ष होता है, तब जाके इसका बहुत ही खतरनाक दर्द महसूस होता है पेशेंट को, है ना। तो ये अलग अलग सबको एक ही ग्रेड का होगा ऐसा कोई बात नहीं है। किसी का ग्रेड 1 के रूप में रहते हैं, किसी का ग्रेड 2 में, किसी का ग्रेड 3, किसी का ग्रेड 4 के हिसाब से होता है। जिसका आगे एडवांस लेवल पे जब आते हैं तो वो मान लीजिए कि ग्रेड 3 और 4 ये एडवांस लेवल पे चला जाता है। इसका कारण क्या होता है? देखिए आज की तारीख में
लगातार लोग हम एक शब्द में एक बात में हम बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसका मेन कारण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसके साथ साथ आप देखें स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, जब हम टॉयलेट करने जाते हैं ज्यादा प्रेशर लगा के हम टॉयलेट करते हैं। कोई कोई लोग तो पूरे आधे घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर जबरदस्ती उसमें प्रेशर डालते हैं, राइट। किसी किसी का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या तो लगातार डायरिया होते हैं, तो ये ऐसे लोगों को भी पाइल्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी पाइल्स डेवलप होती है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनल जो ब्लड सर्कुलेशन प्रेशर बढ़ जाता है, और रिवर्स अगर नहीं हो पाया प्रेग्नेंट आफ्टर डिलीवरी तो वो उसी जगह पे ही रह जाते हैं। जिस लोगों ने ओबेसिटी है, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, उन लोगों में से भी ये पाइल्स होने का संभावना ज्यादा है। जेनेटिक प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं। एजिंग, जो लोग थोड़ा सा एजेड है उनको भी ये प्रॉब्लम अक्सर दिखा जाता है। जो लोग हेवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, बड़ी वजन हमेशा उठाते हैं, तो उनको भी लोअर पार्ट में प्रेशर होते मिलते हैं, तो इसी वजह भी उनको पाइल्स का भी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। कुछ लोग एनल इंटरकोर्स करते, तो ये भी एक मॉडर्न लाइफ में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। डाइटरी फैक्टर्स, मतलब जो लोग हम पानी ज्यादा नहीं पीते, फाइबर बिल्कुल नहीं खाते हैं, बच्चे लोग, क्योंकि आज मैंने क्या बोला, बच्चे लोगों को भी पाइल्स दिखने को, हेमोरेज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे लोग आज के तारीख में सब्जी खाने में नाराज है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग फास्ट फूड में ही ध्यान देते हैं, उनको पसंदीदा है। और जिनकी जिंदगी में डाइटरी फाइबर बिल्कुल नहीं है, उनके लाइफ में बहुत ही अहम बात है, पाइल्स होने का बहुत ही चांसेस है। इसका मेकानिज्म क्या होते हैं अगर आप देखें, ये रेक्टम में सॉरी रेक्टम, ये जो रेक्टम हमारा पार्ट है, इस पार्ट में आप देखेंगे स्कैफोल्डिंग, कनेक्टिव एंड फाइब्रो इलास्टिक टिश्यूज यहाँ पे मौजूद है। और ये जो कारनामा है, ज्यादातर बैठना, टॉयलेट में ज्यादा प्रेशर लगाना, या तो कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, इसके बजाय ये जो कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू, इनका जो कैपेसिटी है, ये प्रेशर, लगातार प्रेशर होने के वजह ये डाउनवर्ड हो जाता है एंड डिजेनरेटिव मोड में चला जाता है। मतलब जो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक अगर आपने खींच लिया तो छोड़ देंगे तो वो नॉर्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिजेनरेशन होने के वजह वो इलास्टिक, वो तो बढ़ गया लेकिन वो अपनी जगह पे आ नहीं सकता, आते नहीं है, तब जाके वो उधर वीकेंड हो जाता है, वो लेयर बहुत वीकेंड हो जाता है। और उसी चक्कर में जब एब्डोमिनल प्रेशर हम बढ़ते हैं, ब्लड फ्लोज इग्नोर करते हैं रिटर्न जाने के लिए, तब जाके एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वैस्कुलर कैनल होता है, और तब जाके ये डैमेज वॉल होके यहाँ पे ब्लड वेसल जमा हो जाता है। तो इसी को ही धीरे धीरे हम हेमोरेज के रूप में डेवलप हो जाता है माय डियर फ्रेंड। यानी कि अगर हमारा देखे तो मेकानिज्म, या जो लोकल फाइब्रोइलास्टिक टिश्यूज है, इसका वीकेंड के बजाय, डिजेनरेटिव के बजाय, हमारा ब्लड वास्कुलर चैनल का एबनॉर्मल डायलेशन ही है हेमोरॉइड्स, राइट। तो ये बाहर की तरफ ही हमें दिखने को मिलता है, ये मसल के अंदर दिखाई नहीं देगा, ये बाहर की तरफ ही दिखाई देंगे। और इसका पोजीशन अगर आप देखें, ये अपना रेक्टम, ये पोजीशन कहाँ पे होता है, आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो घड़ी का 3 क्लॉक, 7 क्लॉक एंड 11 क्लॉक, ये जो नंबर्स है हमारा, इस नंबर के ऊपर ही
ये 3 पोजीशन में ही इसका लोकेशन डिटेक्शन होता है। यानी कि राइट एंटीरियर वॉल जो 11 जो घड़ी होता है 11 आवर, तो ये होता है राइट एंटीरियर पोर्शन, एंड राइट पोस्टीरियर होता है 7 क्लॉक, 7 बजे का जो टाइम है ये होता है राइट पोस्टीरियर, और लेफ्ट लेटरल जो थर्ड 3 बजे का जो टाइम होता है। तो ये जो 3 लोकेशन है, इस 3 लोकेशन में ही आपका ये हेमोरॉइड्स का पोजीशन होता है जो हमारा रेक्टम पे दिखने को मिलता है, राइट। तो इस 3 जगह से ही ब्लीडिंग निकलते, जब ये ऊपर का टिश्यूज रप्चर होते हैं तो उस रप्चर के वजह ही ब्लीडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इनरिच्ड ब्लड्स होते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे फ्रेश ब्लड माने रेड एकदम क्या बोलता है ताजा ताजा ब्लड आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई पुरानी या तो ब्लैक ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश ताजा ब्लड आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एनरिच ब्लड्स में ही भरा पड़ा है। तो सिम्टम ऑफ पाइल्स, आपको जिसको इस प्रकार का तकलीफें है उनको आप देखेंगे, पहला तो कॉम्प्लीमेंट है रेक्टल ब्लीडिंग। टॉयलेट के टाइम पे टॉयलेट के साथ ये ब्लीडिंग हो सकता है, या तो कभी कभी ब्लीडिंग बिना भी आपका पेन एंड डिस्कम्फोर्ट भी हो सकता है, ब्लीडिंग के साथ पेन एंड डिस्कम्फोर्ट हो सकता है, इचिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, एनल के साइड में सोइलिंग हो सकता है, आपको लाम जैसे सूजा हुआ कुछ ढेले जैसे आपको पैल्पेशन में लग सकता है, या तो रेक्टम प्रोलैप्स, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोलैप्स मतलब नीचे की तरफ आने लगेंगे तो गिर जाने लगता है, ऐसा सिचुएशन को प्रोलैप्स कहते हैं। तो म्यूकस डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम आपको दिखाई देते हैं। इनकम्प्लीट बाउल, आपको लगेगा कि टॉयलेट में साफ नहीं हो रहा है, और एक बार जाना चाहिए, और एक बार जाना चाहिए, इस प्रकार से हो सकता है। कभी कभी लूज हो जाता है, उस टाइम पे एनल लीकेज भी होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, टेंडरनेस एंड सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसेशन भी होते हैं। तो बहुत ही इरिटेबल कंडीशन में पेशेंट इस प्रॉब्लम को लेके झेलते हैं, राइट। लेकिन अक्सर ये छोटी सी चीज है, छोटी सी बातों में मैंने आम बातों में समझाने का प्रयास किया, लेकिन कभी कभी हम गलती क्या कर बैठते हैं, पाइल्स और फिशुरा को एक कॉमन हम समझ लेते हैं। फिशुरा को भी पाइल्स समझ लेते हैं और पाइल्स को भी फिशुरा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है। एनल फिशुरा क्या होता है, एक ब्रेकेज होता है, या तो टीयर हम बोल सकते हैं, कोई छेड़छाड़ी किया, वो क्या होता है, ये जो वॉल है, एनल वॉल है, ये वॉल ये टीयर हो जाता है। ये देखिए, ये पोर्शन, ये जो जहाँ पर मैंने मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं शायद, ये जो पोर्शन है ये टीयर हो गया, मतलब टूट गया। तो ये टूटा हुआ पोर्शन होता है फिशुरा। यहाँ से भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, डिस्कम्फोर्ट हो सकता है, ये अलग बात है। ये और पाइल्स को हमने क्या देखा, यहाँ पे वेसल सूजा हुआ होता है, यहाँ पे वेसल सूजा हुआ होता है, लेकिन फिशुरा में ये सारी चीज नहीं होता। फिशुरा में होता है टीयर, वॉल टीयर होता है, जैसे कि फिशुरा इज ए ब्रेक और टीयर इन द स्किन ऑफ द एनल कैनल। एनल कैनल है, इसका स्किन टीयर होता है, और एनल फिशुरा में भी नोटिस बाय ब्राइट रेड एनल ब्लीडिंग ऑन टॉयलेट पेपर एंड अंडरगारमेंट्स, राइट। तो ये नैरो ओपनिंग एंड क्रैक सिस्टम है। यही प्रॉब्लम, यही चीज हम गलती कर बैठते हैं। एग्जाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखे फिशुरा कैसे है, ये देखिए, जस्ट इसके है, इसका ये टीयर अप है। यहाँ पे भी अगर और भी देखे तो ये देखिए एनल कैनल के पास ये
ये है, ये कोई पाइल्स नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये नो, अंदर से डेवलप होती है और फिशुरा बाहर से स्किन टियर अप होती है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इस इलास्ट्रेशन में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पाइल्स है, इस तरफ पाइल्स है और इस तरफ ये फिशुरा है। मतलब ये जो स्किन है, ये स्किन को टियर अप हो गया और यहाँ पे आपका वेन है, वेसल जो है, इसको बाहर से डेवलप हो गया, जो कनेक्टिव टिश्यूज आपको वीकेंड होने के बजाय डेवलप हुआ था। तो इसमें हमें ध्यान देना भी पड़ेगा कौन सा पाइल्स है, कौन सा फिशुरा है और कौन सा फिशुला है। नाउ प्रिवेंशन कैसे करें, छोटी छोटी पार्ट। देखिए, प्रिवेंशन हेमोराइड्स के लिए सीधी सी बात है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, लाइफस्टाइल को अपडेट करना है। अगर लाइफस्टाइल को हमने सुधार दे तो ये हेमोराइड्स को भी हम रिवर्स कर सकते, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे भी हम कर सकते, राइट। तो ईटिंग हाई फाइबर फूड, बच्चे आज से भी आपके घर में बच्चे लोग भी अगर फाइबर खाना नहीं चाहते, वेजिटेबल खाना नहीं चाहते, तो उनको जैसे भी हो उनके डाइट में वेजिटेबल्स रखने का प्रयास करें। लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर आज की तारीख में पीना जरूरी है। फाइबर सप्लीमेंट भी ले सकते। अल्कोहल एंड कैफीन कंजम्पशन ना करे या तो कम कर दे, ज्यादा लेते हैं तो। टॉयलेटिंग ज्यादा प्रेशराइज ना करे, स्ट्रेन टॉयलेट में ज्यादातर ना बैठे, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करे, कीप एनल एरिया क्लीन, साफ सुथरा रखे। केगल एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज को भी हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। कुछ योगा होता है, उस योगा को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। केगल एक्सरसाइज, इसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। जो अपने मेंटेन सॉरी। तो इस प्रकार से अगर हम प्रिवेंशन के लिए सोचे तो आम लाइफ में अगर ये सारी चीज डेली लाइफ में भी हम खुद करते तो हेमोराइड्स का या तो पाइल्स का प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में तो आएगा नहीं, और आया हुआ है वो भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने का भी चांस आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ होम रेमेडीज में हमें क्या लेना चाहिए। देखिए, सीलियम हास, जिसको हम इसबगुल के नाम पे पहचानते हैं हमारा लैंग्वेज में, तो इसबगुल बहुत बढ़िया एनरिच्ड फाइबर है, तो इसको भी हम डेली लाइफ में रख सकते हैं। साथ में होल ग्रेन्स होना खाना बहुत जरूरी है। बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी लाइफ में होना चाहिए, रेडिश जैसे चीजें हैं इसको भी ले सकते हैं। कामिन सीड्स, जो जीरा, कामिन सीड्स ले सकते हैं। आंवला बहुत एनरिच्ड फाइबर है। सिर्फ आंवला में तो फाइबर नहीं है, बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे, विटामिन सी, एनरिच विटामिन सी भी मिलेंगे। बनाना में भी फाइबर मिलते हैं, मैग्नीशियम भी मिलते हैं, जो आपको सॉइलिंग न्यूट्रलाइज करने में भी मदद करेंगे। पोटेशियम भी है, फाइबर भी है। मैंगो सीड्स ले सकते, पका हुआ पपीता भी आप लेते हैं, और प्लेंटी ऑफ वाटर। और प्लेंटी ऑफ वाटर में अगर मैं बताऊं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, इसमें एल्कालाइन वाटर हो तो बहुत अच्छा है, और एल्कालाइन वाटर हम घर में ही बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको अल्कलाइन वाटर बाहर से खरीद करने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक कांच के जार में पानी डाल के उसमें थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हल्दी, कुछ पुदीना पत्ते या तो तुलसी का पत्ते डाल के पूरे रात भर भिगो के रखे,
और सुबह उठ के वही पानी को पी जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो अल्कलाइन पूरे रात भर अल्कलाइन बन जाएंगे, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा क्या नहीं खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए, जो हमें जान देंगे तो जान वाला खाना तो हमें चाहिए, और जो नॉन लिविंग फूड है उसको हमें छोड़ना चाहिए। तो यानी कि अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्पाइसी, ऑयली, प्रिजर्व, ओवर कुक, जैसे हमारा जीभ में, मुंह में जो स्वादिष्ट लगते हैं उस प्रकार के खाने को हमें वर्जन करना पड़ेगा। सीधी बात है। बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, जो भी मनपसंद का जो खाना है रेस्टोरेंट का, अच्छे वाले बड़े बड़े रेस्टोरेंट का खाना कुछ भी हो, सब बंद करना पड़ेगा अगर अपना एलिमेंट्री ट्रैक को स्वस्थ रखना चाहिए, या तो डेफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज को भूलकर लिविंग फूड में ही हमारा जिंदगी बचा हुआ है, इसी को ही अपनाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये तो हो गया होम रेमेडी, और इसके साथ साथ अगर हम एस्टोनिया वन के बास्केट से हम बात करें क्या चूज करें, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि SBTC ये अनोखा एक हमारा जूस है, जिसके साथ आपको क्या फायदा मिलेगा। पहले तो इन्फ्लामेशन आपको कम करेंगे, सूजा हुआ कम करेंगे, ऊपर से आपको ब्लड रिवर्स जो डिनाई कर दिया था उसको रिवर्स करने की मदद करें। साथ साथ आपका स्पेशली बास्केट में है पाइलोवन, इसको यूज करें कॉम्बिनेशन के साथ। अगर थोड़ा सा ग्रेड 2 या 3 ग्रेड पे है तो इसके साथ आपने क्रिल वन को ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा गुड फैट आपको सूजन कम करने के लिए मदद करेंगे, रिवर्स करने के लिए मदद करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए भी ये मदद करेंगे। और क्रिल वन में सबसे बढ़िया बात है, इसमें हमारा विटामिन K2 भी ऐड ऑन किया है, तो जो आपको ब्लड वेसल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने में आपको सहायता करेंगे। जिस पेशेंट को आपको कॉन्स्टिपेशन का लगातार प्रॉब्लम है, इनको हम GPM सिरप को भी ऐड ऑन कर सकते, साथ में आप लिवोवन सिरप ऐड ऑन